आज के इस एपिसोड पे हम बात करेंगे जो इस युद्ध जो इस समय गाजा के अंदर चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, इसके क्या रिपरकशंस हैं, इसका कहाँ तक इसके जो नतीजे हैं वो बहुत दूर आगामी नजर आते हैं। उसका इफेक्ट जो है पूरी दुनिया की जो सियासत है उसके ऊपर नजर आता है, राजनीति के ऊपर नजर आता है और उसके क्या कारण हैं, ये जानने की बात कोशिश करेंगे। मेरा नाम कामर आगा है। मैं इस समय अ, आपसे इसी इन्हीं चंद चीज़ों पे बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो युद्ध चल रहा है इसमें अब तक मरने वाले 1200 से अधिक तो इज़राइली हैं, जिनकी हत्याएँ पर हमास ने कर दी पहले अक्टूबर 7 में। फिर उसके अलावा ये है कि 250 लोगों से ज़्यादा को बंदी बना लिया, काफ़ी लोगों को छोड़ दिया है, मगर अभी भी उसके कब्जे में 100 से भी अधिक 150 अलग-अलग रिपोर्ट्स हैं कि लोग उनके पास मौजूद हैं। फिर दूसरी तरफ ये है कि इज़राइल ने जो इस रिटेलिएशन में जो किया है, वो फ़ोर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर ली, जिसके अंदर हज़ारों मकान गिर गए, पूरा लेवल कर दे रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। छोटे-छोटे शहर जो हैं गाज़ा के अंदर, गाज़ा केवल 35 अ, 40 किलोमीटर के अंदर है और मैक्सिमम जो इसकी चौड़ाई है वो वो जो है 12-15 किलोमीटर के से ज़्यादा की नहीं है। तो इसीलिए गाज़ा पट्टी ये कहलाता है एक एरिया जो ईस्ट मेडिटेरेनियन से एक तरफ मिलता है, दूसरी तरफ जो है उसमें इजिप्ट का एक पार्ट है, रफा क्रॉसिंग जहाँ से इजिप्ट जाया जाता है और बाकी इज़राइल। अ, इज़राइली सेना ने इस पूरे क्षेत्र को ब्लॉकेट कर रखा है पिछले 17 साल से और उसमें जो भी आना-जाना होता था पहले वो इज़राइल की मदद से होता था, चाहे वो रसद जाए या खाने-पीने का या मेडिसिन या पैसा-कौड़ी या लोगों का जो मूवमेंट वहाँ से होता था, इज़राइल की मदद से होता था, इज़राइल की परमिशन से बगैर उसके। वॉर के चलते हुए लाखों लोग बेघर हो गए हैं, 23 लाख वहाँ की पॉपुलेशन है और 1 मिलियन यानी 10-15 लाख बेघर हैं। उनके पास रहने का ठिकाना नहीं और लगातार बॉम्बिंग हो रही है, बल्कि कारपेट बॉम्बिंग बहुत सी जगह पे की गई है और मरने वाले 15,000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस हो चुके हैं, फिलिस्तीनी, और इसमें अधिकतर बच्चे और औरतें हैं। इसको चलते हुए काफ़ी चिंता है पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, न केवल पश्चिमी देशों की मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि सारी दुनिया में इसको लेके काफ़ी खंडन भी हो रहा है इज़राइल का। दूसरी बात ये है कि ये अब 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इज़राइल के जो ऑब्जेक्टिव थे, इज़राइल ने कहा था कि वो हमास गाज़ा पट्टी में अंदर जाएगी और हमास का खात्मा कर देगी, खत्म कर देगी हमास को। लेकिन ऐसा अभी तक करने में असमर्थ रही और यही नहीं बल्कि अब हमास के लड़ाका उससे लगातार लड़ भी रहे हैं, उसके बहुत से टैंक भी डिस्ट्रॉय किए गए हैं और कई इज़राइली सोल्जर्स की भी हत्याएँ हुई हैं। टैंक, आर्मर्ड कार्स, इस तरह की बातें आ रही हैं खुल के। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस बारे में कम लिखता है, इसलिए बाकी सोर्सेस से ये बातें अब धीरे-धीरे पता चल रही हैं। दूसरी ये है कि 2 महीने की जंग में इज़राइल की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गई। इज़राइल का एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जो था, वो वहाँ पे जो था वो टूरिस्ट था। दूसरे मुल्कों से लोग वहाँ पे बड़ी संख्या में आते थे, उसको देखने के लिए। और वो टूरिस्ट वापस चले गए हैं और नए टूरिस्ट कोई वहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आ भी रहे हैं तो उनकी संख्या बहुत कम है। दूसरी बात ये है कि इकोनॉमी उसके के ऊपर बहुत बर्डन है। अमेरिका ने कहा है कि $14 बिलियन उसको और देगा और अमेरिका उनको लगातार अ, असलहे और वेपन और ये सब चीज़ें, म्यूनिशन भी सप्लाई कर, मगर ये सवाल इस बात का है कि कब तक उसको सप्लाई आती रहेगी। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए कि अमेरिका में इस बात के ऊपर ये सवाल उठ रहे हैं वहाँ पे। और दूसरी बात ये भी है कि उन्हीं ने हमास का सफाया तो हुआ नहीं, हमास उसी तरह तटस्थ नज़र आती है, बल्कि वो वेस्ट बैंक में भी काफ़ी सक्रिय हो गए हैं, वहाँ पे भी बहुत सी जगहों पे झड़पें हो रही हैं, जहाँ इज़राइली सोल्जर्स जिन कैंप्स में जा रहे हैं, रिफ्यूजी कैंप्स में, पहले आराम से जाके वहाँ पे सर्च करते थे, लेकिन अब उनको वहाँ भी परेशानी आ रही है। पॉलिटिकल रिपरकशंस भी इसके काफ़ी हैं इज़राइल के अंदर।
जो सपोर्ट बेस है खासतौर से प्रधानमंत्री नेतन्याहू का, वो बहुत कम हो गया है और उनके ऊपर भरोसा वहाँ के इजरायली जनता नहीं करती। लेकिन ये है कि यूनिटी गवर्नमेंट बनाने में वो सफल रहे, यूनिटी गवर्नमेंट है और जब तक जंग चल रही है ऐसा लगता है कि वहाँ की जनता इनको हटा देगी। बल्कि जंग को समर्थन पूरी तरीके से आम जनता का वहाँ पे है। लेकिन ये सवाल जरूर जनता के सामने है कि क्या ये कामयाब हो पाएंगे। अभी उनको समय मिल रहा है, मैं समझता हूँ ये महीना और दे देंगे उनको, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। अगर ये उस पीरियड में नहीं कर पाए तो हो सकता है कि वहाँ पे भी नई सरकार का गठन हो, इस नए प्रधानमंत्री। अगर ऐसा होगा तो फिर प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो है इनको जेल जाना पड़ेगा। इनके ऊपर बहुत से केसेस हैं करप्शन के, और कुछ केसेस तो दोबारा से रिवाइव किए जा रहे हैं। फिर ये भी है कि इजराइल की छवि को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। इजराइल का एक पूरी दुनिया में एक सपोर्ट बेस बहुत बड़ा था, खासतौर से पश्चिमी देशों में, और ये समझा जाता था कि ये विक्टिम है, और ये विक्टिम थे भी होलोकॉस्ट के, जिसमें लगभग कहा जाता है कि 6 मिलियन यानी लगभग 60 लाख यहूदी लोगों का नरसंहार हुआ था, मारे गए थे, गैस चेम्बर में भेजे गए थे, डाल दिए गए थे हिटलर के पीरियड में। और अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं, अभी भी उनकी उम्र मैं तो समझता हूँ 100 साल से भी ज्यादा होगी, लेकिन नाम आते रहते हैं उनके भी, जो जिन्होंने ये देखा है। उनमें से कुछ लोगों ने इजराइल का भी खंडन किया है, यहूदियों ने, और बहुत से यहूदी यूरोप और अमेरिका में इजराइल की इस जंग का खंडन कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि एंटी ज़ायनिस्ट सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं पश्चिमी देशों में। उनको लगता है कि आने वाले समय में उनके लिए भी एक समस्या खड़ी। तो ये फिर उसके अलावा ये भी है कि आए दिन वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन तमाम देशों में, अभी ये भी हुआ कि बाइडेन के खिलाफ वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं कि सीज फायर फौरन होना चाहिए। लंदन में 1 मिलियन लोग यानी 10 लाख से अधिक लोग थे डिमॉन्स्ट्रेशन में। उसके अलावा भी और बहुत छोटे बड़े डिमॉन्स्ट्रेशन हर शहर में यूरोप अमेरिका में हुए और हो रहे हैं, अभी भी हो जाते हैं, खासतौर से सैटरडे संडे में इस तरह का। दूसरी बात ये भी है कि हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो जंग है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। और ये है कि इजराइल का की जो एक बड़ी इमेज है, वो सबसे बड़ी जो उसकी बड़ी शक्ति का सोर्स है, वो ये है कि ये पश्चिमी देशों के, खासतौर से अमेरिका और यूरोप के जो पश्चिमी देश है, उनके जो हित हैं, उनके जो इंटरेस्ट है पश्चिम एशिया में, खासतौर से उनको ये प्रोटेक्ट करता है अलग अलग तरीके से। कभी जंग लड़के, कभी जो मुल्क या देश अमेरिका के खिलाफ होते हैं उनके खिलाफ कंटेनमेंट की पॉलिसी, उनको इंगेज करना जंग में, या वहाँ पे हत्याएं जाके करना, जैसे कि ईरान में साइंटिस्टों की हत्याएं हमने देखी, या वहाँ पे जो एंटी जो वहाँ की जो रिजीम है उसके खिलाफ डिमॉन्स्ट्रेटर्स या उन लोगों को सपोर्ट करना थ्रू मीडिया, अदरवाइज हर तरह से। और फिर ये भी है कि और अरब देश में सबसे पहले जो बड़ा खतरा आया था अमेरिकन इंटरेस्ट को या पश्चिमी देशों को, वो अरब नेशनलिज्म से आया था। तो उसको कंटेन करने में 67 की वॉर लड़के अरबों को हरा के अरब नेशनलिस्ट का हमने देखा डिक्लाइन हुआ, इस्लामिक फोर्सेस का वहाँ पे रूज हुआ। और उसकी वजह से हुआ ये कि जो इस्लामिक फोर्सेस थे वो नेशनलिज्म के भी खिलाफ थे, और वो जिस तरह की बातें कर रहे थे उससे फायदा केवल अमेरिका को हो रहा था, और वहाँ पे अमेरिकन गवर्नमेंट जो थी, अमेरिकन प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट। लेकिन ये कि अब अरब में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। अरब स्वयं ये कोशिश कर रहे हैं कि वो सेल्फ रिलायंस की नीति अपना रहे हैं, वो अपनी जो उनकी निर्भरता थी अमेरिका या पश्चिमी देशों को, उसको धीरे धीरे कम कर रहे हैं, और वो अपने रिश्ते भी दूसरे बड़े शक्तिशाली देश हैं उनसे बढ़ा रहे हैं, जो कि पश्चिमी देश नहीं है, जैसे कि रशिया, चाइना, इंडिया। इन देशों से वो उनके, खासतौर से जापान, साउथ कोरिया, ये देश हैं जिनसे वो अपने आने वाले समय में और समय लगातार अपने रिश्तों को बढ़ाए चले जा रहे हैं। अगर
इस तरह का जिस तरह का परिवर्तन चल रहा है, तो मुझे लगता है कि 8-10 साल में इज़राइल की जो अ बेसिक यूटिलिटी थी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में या पश्चिमी देशों के साथ, वो अगर खत्म हो जाएगी तो उसको जो बड़ी एड सपोर्ट अमेरिका से मिलती है, वो मिलना बंद हो जाएगी। और अभी इसको चलते हुए लोगों में बातचीत भी शुरू हो गई। जैसे कि दूसरी बात ये है कि 2 वार लड़ना अमेरिका के लिए मुश्किल लग रहा है। इसलिए एक तरफ तो यूक्रेन को उसको अभी $60 बिलियन और देने की बात चल रही है, जो अमेरिकन सेनेट देने पे तैयार नहीं। इज़राइल को भी 14 बिलियन के अलावा भी उनको और देना पड़ेगा और अमेरिका के ऊपर टैक्स पेयर ये मानते हैं कि हमारे टैक्स से जो है वहाँ पे बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। तो ये एक समस्या उनके सामने बन गई और बहुत से सेनेटर इसके खिलाफ हैं। खास तौर से यूक्रेन वार को लेके बहुत चिंता बनी हुई है और इज़राइल के खिलाफ भी बातचीत शुरू हो चुकी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखना ये है कि कैसे ये डील करते हैं। इसलिए कि ये निश्चित है, अभी नहीं तो 5 साल नहीं तो 10 साल में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय जो पटल के ऊपर सारे देशों में एक नई चेतना जागी है, चाहे वो अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो या अरब देश हो, हम देख रहे हैं। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इरिवर्सिबल है, जिसको कि बदला नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता। हुकूमतें शायद बदल जाएँ, लेकिन इस प्रोसेस को रोकना मुश्किल होगा। और यही नहीं बल्कि वो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी भी कम कर रहे हैं, सिक्योरिटी डिपेंडेंसी भी। सऊदी अरेबिया जो सबसे इम्पोर्टेंट देश है सबसे शक्तिशाली देश है, जिसका सबसे ज़्यादा वर्चस्व है अरब देशों में, उनके ऊपर भी वहाँ पे भी बड़ा बदलाव आ रहा है। इसमें क्या इज़राइल अ, अपना जिस तरीके से उसको सपोर्ट पश्चिमी देशों से मिलती है, क्या वो मिलती रहेगी? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये है कि मुश्किल है और इस परिवर्तन के साथ-साथ क्या गाज़ा जंग के जो नताइज हैं, मुझे लगता है बहुत दूर तक जाएँगे, उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। वो इज़राइल की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि इज़राइल के इंटरेस्ट में नहीं। इज़राइल बहुत शक्तिशाली देश है, वो पूरे क्षेत्र को डिस्ट्रॉय कर सकता है, मगर अपने ऑब्जेक्टिव को मुझे नहीं लगता कि वो पूरे होते हुए नज़र आएगी। अब वो हमास के लीडरों को मार सकता है, हमास के कमांडर्स और कुछ लोगों को मार सकता है, मगर जो हमास की आइडियोलॉजी है, वो उसको खत्म करना मुश्किल है। और दूसरी बात ये कि अब नए ग्रुप बहुत से खड़े हो गए हैं, जो सेकुलर भी हैं बहुत से उसमें से, और वो लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। आज के इस हम पॉडकास्ट में इतनी बात करेंगे और जल्दी हम दूसरा पॉडकास्ट लेके भी आएँगे। और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक भी कीजिए, इसको आगे भी बढ़ाइए लोगों के पास। और अम, अपने कमेंट्स भी ज़रूर हमको लिखिए, उससे हमें बहुत मदद मिलती है। और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ये सब इस हमारे एपिसोड को देखने के लिए। धन्यवाद।